बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स 11 क्लास चैप्टर नंबर 4 का लास्ट और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसका नेम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। स्टूडेंट, एनर्जी के दो किस्म के सोर्सेज होते हैं। नंबर 1 कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नंबर 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज स्टूडेंट हम उसको कहते हैं जिसको हम आम लाइफ के अंदर यूज कर रहे हों, जिसके ऊपर हमारी आराम से एक्सेस मौजूद हो। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो अभी जस्ट आइडियाज होते हैं, जिनको हम आम तौर पर आम लाइफ में अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। उसको हम कहते हैं कि दिस इज दी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी फ्रॉम दी टाइड्स। एनर्जी फ्रॉम दी टाइड्स का स्टूडेंट ताल्लुक है सी के साथ, समंदर के साथ। और ये कौन सी एनर्जी होती है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? अब इसमें मैंने सबसे पहले लिखा कि द एनर्जी फ्रॉम द टाइड दिस इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। जैसे जैसे स्टूडेंट जमीन के अराउंड मून रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसकी रोटेशन और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दिन में 2 दफा समंदर का पानी अप होता है और 2 टाइम समंदर का पानी डाउन होता है। और ये जो हाइट का लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मीटर तक हो सकता है। अब इसमें हमने ये इसमें डिस्कस करना है कि जो पानी का लेवल राइज होता है अप एंड डाउन, जो अप होता है उसको हम हाई टाइड्स कहते हैं, जो लो होता है उसको हम लो टाइड्स कहते हैं। इस हाई एंड लो टाइड्स की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि अभी तक हम प्रोड्यूस कर नहीं रहे, हमारी एक्सेस में नहीं है। इसलिए हमने अभी तक इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की लिस्ट में रखा हुआ है। इसका स्टूडेंट आइडिया ये है कि अगर हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि ये लैंड एरिया है और उसके बाद ये ओशन का है, सी एरिया है। अगर हम दरमियान में एक बहुत बड़ी पावरफुल दीवार खड़ी करके एक स्टोरेज बना लेते हैं, डैम बना लेते हैं। अब ये है स्टूडेंट डैम, और इसमें बीच में हमने टरबाइन लगा रखे हैं। टरबाइंस क्या होते हैं? टरबाइन स्टूडेंट एक फाइन होते हैं, ठीक है। और जब उसके ऊपर कोई हवा या कोई पानी स्ट्राइक करती है तो वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। जब वो रोटेट करते हैं उनके साथ अटैच होता है जनरेटर, जनरेटर घूमता है, रोटेट करता है, जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें ये हम देखते हैं कि जब ओशन पानी का लेवल जो है जब राइज होगा, जब ये हिस्सा स्टूडेंट राइज होगा, ये हिस्सा लो होगा, तो पानी का फ्लो लेफ्ट साइड पर होगा, रेजरवायर की तरफ पानी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब पानी स्टूडेंट इसमें मूव करेगा तो रेजरवायर में पानी मूव करेगा तेजी के साथ, तो ये टरबाइन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे जनरेटर रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब दोबारा पानी का लेवल डाउन होगा तो अब इसमें पानी का लेवल राइज होगा। अब राइज जो है इस साइड पर पानी मूव करेगा, राइट साइड पर, फिर हम दोबारा टरबाइन चला सकते हैं। इसका स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि एक दिन में पानी का लेवल 2 टाइम राइज होता है, 2 टाइम हमें हाई टाइड्स मिलती है और 2 टाइम हमें लो टाइड्स मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 दफ़ा पानी के फ्लो करा सकते हैं, 4 दफ़ा हम इस जनरेटर को टरबाइन के ज़रिए रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमने रेजरवायर स्टूडेंट इतने का बनाना है जो 6 घंटे तक, क्योंकि 4 दफ़ा राइट फ्लो 2 टाइम राइट फ्लो करेगा और 2 टाइम लेफ्ट फ्लो करेगा, 4 दफ़ा फ्लो करेगा, तो जिसकी बेस पर हमें इतना रेजरवायर चाहिए होगा जो 6 घंटे तक पानी के फ्लो को करवा सके। इसका मतलब ये है कि 4 टाइम दिन में हम इसमें से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि लार्ज स्केल लेवल के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन अभी तक इसको हम अपने एक्सेस में नहीं लेके आ सके, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज स्टिल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और इसके अंदर मैंने लिखा कि इन 1 डे 4 टाइम टरबाइन कैन बी रन। 4 दफ़ा हम टरबाइन को चला सकते हैं इस जो है वो टाइड्स की मदद से। लेकिन एक बात स्टूडेंट जहन में रखें, जो ओरिजिनल सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, दैट इज अ सन है। नंबर 2 के ऊपर एनर्जी फ्रॉम अ वेव। अब आपको पता है समंदर के अंदर हवा के प्रेशर की वजह से पानी की लहरें अप एंड डाउन मूव करती हैं।
अब इसमें यह बताया गया है कि अगर शिप के साथ अगर हम कोई डक लगा दें, जिसको एक प्रोफेसर ने जो है बनाया, जिसका नेम क्या था, प्रोफेसर साल्टर, और इस डक का नाम था साल्टर डक। और इस डक के स्टूडेंट दो हिस्से हैं, नंबर 1 डक फ्लोट और नंबर 2 बैलेंसिंग फ्लोट। इसको हम कहते हैं कि दिस इज दी बैलेंसिंग फ्लोट, ये बैलेंसिंग फ्लोट है और ये डक फ्लोट है। अब इसमें जब ये वेव मूव करेंगी, अब डेफिनेट बात है ये अप एंड डाउन मूव करेगी, पानी स्टूडेंट इसको भी टकराएगा। अब आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जब पानी की वेव इसमें आएगी, ठीक है, ये यूं भी मूव करेगी और ये यूं भी मूव करेगी। इसका मतलब है दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से इस जगह पर अगर कोई जनरेटर है, जनरेटर लगा हुआ है, उस जनरेटर को हम रोटेट करवा के उससे भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक ये एप्लीकेशन बेस के ऊपर इजी एक्सेस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको भी हम कहते हैं स्टिल दिस इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं, जो कि काफ़ी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो है ये काफ़ी हद तक नॉन कन्वेंशनल से कन्वेंशनल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि अब बहुत सारे कंट्रीज इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर चुके हैं, कर रहे भी हैं, कर चुके भी हैं, और मज़ीद इसके ऊपर कमांड और बढ़ती जा रही है। तो हम स्टूडेंट अब इसको कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है अब ये नॉन कन्वेंशनल से शिफ्ट हो रही है कन्वेंशनल में। बहरहाल हम इसको स्टडी करते हैं। सोलर एनर्जी का स्टूडेंट मीनिंग क्या है? सोलर एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी हमें सन से ऑब्टेन होती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। अब व्हाट इज अ सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट हम स्टूडेंट कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब स्टूडेंट इसमें इसको अगर हम देखते हैं कि दिस इज द एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम का यूनिट स्टूडेंट बन जाएगा पावर, तो दैट इज इक्वल टू वाट, और एरिया को हम कहेंगे मीटर का स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि सोलर कांस्टेंट का यूनिट स्टूडेंट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि यहां पर आपको नजर भी आ रहा है वाट पर मीटर स्क्वायर, और उसके साथ हमने लगा रखा है दिस इज अ प्रीफिक्सेस, क्योंकि उसकी वैल्यू हाई है। जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, उसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 1.4, और सरफेस के ऊपर, जमीन की सरफेस के ऊपर जिस वक्त लाइट क्लियर हो उस वक्त वैल्यू होती है 1.0, यानी 1 होती है। इसमें स्कैटरिंग की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर 1 होती है। अगर हमें पूछा जाता है कि इंटेंसिटी का सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी होती है, 1.4 या 1, तो हम इसमें 1.4 ही ट्रीट करेंगे। अब सोलर एनर्जी के अंदर कुछ हम पैरामीटर डिस्कस करते हैं। इसमें मैं लिखा है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर स्टूडेंट ये है कि अगर हम ब्लैक एंड सरफेस यहां पर डिजाइन करते हैं जिससे हम वाटर को अप टू 70 डिग्री हीट अप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर गेन करना है तो उसके लिए हम स्टूडेंट यूज करेंगे, अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करें या कन्वेक्स लेंस यूज करें, तो इससे स्टूडेंट क्या होगा, इससे लार्ज एरिया के आने वाली लाइट को कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर के जरिए हम थोड़े पोर्शन के ऊपर उसको हम कंसंट्रेट करके ज्यादा टेम्परेचर गेन कर सकते हैं, और ज्यादा टेम्परेचर से हम स्टीम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस स्टीम से हम डिफरेंट किस्म के टरबाइन को भी चला सकते हैं, जिससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। और सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हम इसके ऊपर फोकस है हमारा, दैट इज अ सोलर सेल। व्हाट इज अ सोलर सेल? सोलर सेल स्टूडेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल स्टूडेंट एक सिंगल यूनिट है और जिसके वैल्यू होती है वोल्टेज की 1.5। अगर बहुत सारे सेल अगर हम यूज कर लेते हैं सीरीज में और पैरेलल में, तो उससे हम उसकी वोल्टेज को भी बढ़ा सकते हैं और उसकी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है किस चीज के बने होते हैं ये स्टूडेंट? बने होते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से। एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ सेल को कंबाइन कर दें तो उसको हम कहते हैं कि दिस बिकम अ सोलर पैनल, जिसको हम सोलर प्लेट का भी नाम देते हैं। अब उसके बाद
इसके साथ इस कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं निकल कैडमियम बैटरी। डेफिनेट बात है, जिस वक्त लाइट अवेलेबल नहीं होगी, नाइट होगी या कोई दिन अगर हैं तो क्लाउडी डेज हैं, तो डेफिनेट बात है उस वक्त लाइट की जब इंटेंसिटी कम होगी तो उस वक्त लाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उस वक्त स्टूडेंट हम उस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे बैटरीज की शक्ल में, बैटरीज के अंदर स्टोर कर लेंगे और निकल कैडमियम बैटरी हम यूज करते हैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है लिविंग थिंग, एनिमल एंड प्लांट से जो हम एनर्जी यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एनर्जी फ्रॉम दी बायोमास। ये वाली एनर्जी स्टूडेंट हम टू वे में हम गेट कर सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट कंबस्शन एंड नंबर 2 फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन स्टूडेंट प्रेजेंस होती है एंड दिस इज द absence ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें दो मैथड जो आपको मैं बता रहा हूं, नंबर 1 के ऊपर डायरेक्ट कंबस्शन, नंबर 2 के ऊपर फर्मेंटेशन। डायरेक्ट कंबस्शन में हम बर्निंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बर्निंग है मैस एंड बॉयल्स, ठीक है। इसको वाटर को हम डायरेक्ट बॉयल्स करते हैं, बॉयल्स करने के बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम को हम यूज कर सकते हैं फॉर दी रनिंग ऑफ जनरेटर और जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2 पर है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम स्टूडेंट ये करते हैं डिकम्पोज करते हैं, उसमें मुख्तलिफ आपने नाम सुने होंगे, शराब बनाने का जो अमल होता है उसको भी हम डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हम कहते हैं और वो फर्मेंटेशन से तैयार होती है। और बाकी जो बायोफ्यूल जो है प्रोड्यूस होते हैं और वो भी फर्मेंटेशन के मेथड से हम प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट है डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक स्टूडेंट ये लो लेवल के ऊपर भी तैयार किए जाते हैं, विलेज के अंदर भी। और इसमें ये होता है कि इसमें माल मवेशियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो टैंक के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है जो बिल्कुल सोई गैस जैसी होती है जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं और उस गैस को भी हम बर्निंग पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बायोमास को दो मेथड के ज़रिए आगे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट कंबस्शन और एक है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं एनर्जी फ्रॉम दी वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में स्टूडेंट वुड वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यू, म्यूनिसिपल वेस्ट, इस मटेरियल को डायरेक्ट अगर हम बर्न करते हैं, इसको डायरेक्ट मटेरियल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट से हम स्टीम प्रोड्यूस करेंगे और स्टीम से हम स्टूडेंट इसको रन कर सकते हैं जनरेटर को जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट नंबर पर हम आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जो ऑब्टेन होती है फ्रॉम दी अर्थ, तो इसको हम कहते हैं कि एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, इसको स्टूडेंट हम नेम देंगे जियोथर्मल एनर्जी। और इसमें सबसे पहले नंबर पर हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके में जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसको हम नेम देंगे रेडियो एक्टिव एनर्जी, जिसमें ऐसे एलिमेंट जो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है और रेडिएशन इमिट करते हैं, किस शक्ल में, अल्फा बीटा गैमा की शक्ल में। इस एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अर्थ की रेजिड्यूअल हीट। अगर हम 10 किलोमीटर की सरफेस से डेप्थ पर जाएं तो टेम्परेचर स्टूडेंट हमें 200 मिलता है। अगर हम कोर की बात करें तो वहां पर उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन होता है। अब लास्ट नंबर हम डिस्कस करते हैं कंप्रेशन ऑफ द मटेरियल। कंप्रेशन ऑफ द मटेरियल में जिसमें वाटर और रॉक का कांटेक्ट होता है उसके कंप्रेशन से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है गीज़र। गीज़र का सिस्टम भी आम जैसे हम घरों में गीज़र यूज़ करते हैं और उसमें वाटर बॉयल करता है उसमें टेम्परेचर की बेस के ऊपर, तो इसका जो मैकेनिज्म है बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। और एंड के ऊपर है एक्वीफायर। एक्वीफायर स्टूडेंट ये होता है कि जो ऐसी लेयर जो वाटर को कंटेन करती हैं उसको हम एक्वीफायर का नेम देते हैं। तो ये थे स्टूडेंट हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको तमाम के तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़।